ये तो किसने, अब्दुल्ला ने बताया, नूर ने बताया, वरना यार ऐसे ही काम चलता है। तो आप लोग इतने इजी होके बैठ जाते हैं कि बस बोलता ही कोई नहीं यार। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि एक्टिवाइज पैसिवाइज, ये आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ये बिल्कुल नया नहीं है, कोई नई चीज इंग्लिश में आ गई है। ये वही है जो आप क्लास 4 5 6 7 से जहां से भी आपने अंग्रेजी शुरू की है, जहां टेंसेस पढ़े, टेंसेस के बाद 6 7 में तो लाजमी एक्टिवाइज पैसिवाइज पढ़ लिए होंगे। तो ये वही वाले हैं, जस्ट हम रिवाइज करेंगे। हम क्या कहते हैं जनाब, शेर ने बकरी को मार दिया। शेर ने बकरी को मार दिया, ये आपका डायरेक्ट, और सॉरी ये आपका एक्टिव वॉइस है। शेर ने बकरी को मार दिया। अगर हम कहें कि बकरी शेर से मारी गई, बकरी शेर से मारी गई, तो ये उसका होगा पैसिव वॉइस। अब एक्टिव और पैसिव में हमें चेंजेस क्या लेके आनी होती है उसको देख लेते हैं। एक मैंने कहा जी सिंपल स्ट्रक्चर बनाया मैंने कि जी सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपका ऑब्जेक्ट है, और सब बाद वर्ब है, वर्ब की पहली दूसरी तीसरी कोई भी फॉर्म हो सकती है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है। पहला काम हम क्या करते हैं उसमें कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, वर्ब की पहली फॉर्म हो या वर्ब की दूसरी फॉर्म हो, ये तीसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म के अंदर। और ऑब्जेक्ट से पहले, बस चेंज होने के बाद जो ऑब्जेक्ट बना उससे पहले हम बाय इस्तेमाल करते हैं। ये कॉमन स्ट्रक्चर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय आ जाएगा ऑब्जेक्ट से पहले। और बाकी जो चेंजेस हैं उसकी प्रोनाउंस की, तो वो एज पर जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी हुई है उसके मुताबिक होंगी। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, सबसे पहले जी हम क्या करते हैं जी कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। वो स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है टेंस के अंदर। अब देखिए इस यहाँ पर कि जी आई ब्रेक अ कप, मैं एक कप तोड़ता हूं। अ कप इज ब्रोकन बाय मी, इसमें देखें ब्रेक, ब्रेक्स, मतलब एस या एस का इजाफा होगा, वो हमने पता है हमें किसके साथ ऐसा आएगा या ईएस आएगा, किसके साथ नहीं आएगा, वो हम पढ़ चुके हैं। मैं एक कप तोड़ता हूं, इसमें हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इसमें हम इज, एम या आर इस्तेमाल करेंगे एज पर सब्जेक्ट। आई ब्रेक अ कप, मैं कप तोड़ता हूं। अ कप इज ब्रोकन बाई मी, कप सिंगुलर है। अ कप इज, आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एज इट इज आ गया, इस पर फॉर्मेट, और साथ आ गया मी। अब कप इज ब्रोकन बाय मी, के कप मुझसे तोड़ा गया, ठीक है। दे ईट एप्पल्स, कि वो एप्पल्स खाते हैं। एप्पल्स आर ईटन बाय देम, दे देम में चेंज हो गया, जैसे आई वी में, आई मी में आया था। माई मदर बीट्स मी, मेरी अम्मा मुझे मारती हैं। आई एम बीटन बाय मदर, मैं अपनी माँ से मारा गया, ठीक है। आई एम बीटन बाय माई मदर। इस तरह से डू यू सेल द पोटैटोज। अब इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया आपका सवालिया फिक्रा, इंटेरोगेटिव आ गया। डू यू सेल पोटैटोज, क्या आप पोटैटोज बेचते हैं। अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे ही हल कर लें अगर प्रैक्टिस है, नहीं तो आप इसको पहले सादा बना लें। यू सेल पोटैटोज, उसका क्या आएगा, पोटैटोज आर सोल्ड बाय यू। अगर उसमें आर को शुरू में ले क्या बनेगा, आर पोटैटो सोल्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क। डायरेक्ट बना सकते हैं तो भी ठीक है, ऐसे बना सकते हैं तो भी ठीक है। शी डजंट टेल अ लाई, अब इसका नेगेटिव, शी डजंट टेल अ लाई, वो झूठ नहीं बोलती। अ लाई इज नॉट टोल्ड बाय हर, यहां तक किसी को सुन को समझ नहीं आई तो पूछ सकता है। फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, यहां तक किसी को समझ ना लगी हो। ओके, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा, आगे इसकी प्रैक्टिस है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट हो गया हमारा। प्रेजेंट डेफिनिट के बाद हम आगे चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। ये सारी इसकी प्रैक्टिस है, नोट शेट कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आ गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
अच्छा ये आ गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा था कि सिंपली यार के आई एम गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग, ही इज गोइंग वगैरह वगैरह। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका इज एम आर, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिर आपका ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखें क्या है कि आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम पहले वाला राइटिंग अ लेटर। अब इसमें क्या करना है, इज एम आर को आप क्या करेंगे, हाँ जी, इधर आपका इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, इसमें भी आपका यही रहेगा, लेकिन वर्ब की बीइंग आएगा साथ में, और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाकी सेम रहेंगे। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूं, अ लेटर इज, अब देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। आई क्या था, ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आई चेंज होगा मी के अंदर। अ लेटर इज, क्योंकि लेटर सिंगुलर है लिहाजा उस वक्त इज आएगा, इज बीइंग रिटन बाय मी, इस तरह से कि शी इज सिंगिंग सॉन्ग्स, कि वो गाने गा रही है, सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाय हर, they are not helping me, I am not being helped by them, negative। अब interrogative, are you teaching, और are you teaching him, क्या आप उसे सिखा रहे हैं या उसे पढ़ा रहे हैं। अब इसको या तो सादा करके बना लें या ऐसे कर लें, is he being taught by you, ये भी ठीक है, और उसके बाद he is not blaming me, कि वो मुझे ब्लेम नहीं कर रहा है, I am not being blamed by him। यहां तक वो मसला मसाइल हो तो बताएं, वरना आगे चलते हैं। हाँ जी, नूर, किरण के यानी जवेरिया, हयातुल्लाह, उसके बाद फातिमा अली। नो सर। शी इज बर्निंग दोज लेटर्स को बना के, शी इज बर्निंग दोज लेटर्स आर बीइंग बर्न्ड बाय हर। ठीक हो गया, और कोई सेंटेंस इसके अलावा? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ गया, इसे प्रैक्टिस में से उठा ले कोई एक आध, कोई सातवां देख लें, आई एम लर्निंग दिस पोएम बाय हार्ट। अब इसमें देखें, इसके अंदर जो आपका आई क्या है, सब्जेक्ट है, और किसको कर रहे हैं, दिस पोएम आपका जो है वो ऑब्जेक्ट है, बाय हार्ट उसकी स्टेटमेंट बता रहा, स्टेट बता रहा है कि आप उसको याद कैसे करेंगे, बाय हार्ट मतलब अच्छी तरह पक्का पानी करके दिल से याद करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, आई एम लर्निंग दिस लेटर, बेसिकली ये सेंटेंस है, तो आप क्या करेंगे, दिस, आई एम लर्निंग दिस पोइम इज बीइंग लर्नड बाय मी, आई चेंज, और ये बाय हार्ट एज इट इज आ गया, ठीक है, बाय हार्ट ये अच्छे तरीके से या दिल लगा के। एक और सेंटेंस उठा लेते हैं, कहता है ये वाला, कहता है दे आर नॉट ईटिंग स्वीट्स, वो मिठाइयां नहीं खा रहे हैं, sweets are not being eaten by them। ठीक हो गया इस वे में। अच्छा, इसके बाद अगला हमारा है जी, नेक्स्ट जो है वो है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, हैज हैव का इस्तेमाल था, और सिंपल वही कि मतलब आप कह लें कि आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, शी हैज गॉन, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, हैज हैव एज इट इस्तेमाल होगा, लेकिन साथ में बिन आ जाना है, साथ में बिन आ जाएगा। अब कैसे, वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैव बिन हैज बिन आ जाएगा। इसको फिर थोड़ा सा इसका खराब है, चलिए इसको दोबारा लेके भिजवा दूंगा ताकि क्लियर इमेज मिल जाएगा आपको। आई हैव, ये मैं दोबारा भिजवा दूंगा, यहीं से बना लेते हैं, ये वाले पढ़े जा रहे हैं, इनसे बना लेते हैं। अच्छा जी, हर शी हैज लॉस्ट हर रिस्ट वॉच, ठीक है, कि वो अपनी जो कलाई की घड़ी है वो गुम कर चुकी है।
हर रिस्ट वॉच, अब ऑब्जेक्ट क्या क्या गुम हुआ, उसकी वॉच गुम हुई है, उसकी रिस्ट वॉच। हर रिस्ट वॉच हैज आएगा, हैव आएगा, जल्दी बताएं। हाँ जी, हैज आएगा हैज सर, आएगा। हैज बीन। शाबाश। हैज। हर रिस्ट वॉच हैज बिन लॉस्ट बाय हर। बस इसमें नेक्स्ट ये देख लें, वी हैव पेंटेड दीज पिक्चर्स। दीज पिक्चर्स अब प्लूरल है, लिहाजा हैव आएगा। दीज पिक्चर्स हैव बिन पेंटेड बाय अस। उसके बाद ये देख लें, ये वाला, द hen has not laid an egg, an egg has not been laid by the hen। बस ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ये मैं नोट शेयर कर दूंगा आज इंशाल्लाह। और बस इसके बाद जो चौथा टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका नहीं बनेगा। वजह क्या होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो आपका जो है वैसे वे क्यों नहीं बनेगा, क्या वजह उसकी। जी, क्या वजह है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाते। यार देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग आईएनजी ऑलरेडी है। कॉन्टिन्यूअस में सर आईएनजी यूज नहीं होता है नहीं 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 और नहीं हमारे पास पहले ही हम नहीं 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 नहीं, यूज करेगा। आईएनजी तो है ही नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई बताए मुझे। फॉर और सिंस इस्तेमाल करते हैं। सिंस और फॉर बने हैं यार। इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए, जब हैज बिन हैव बिन तो हम पिछले वाले टेंस में इस्तेमाल कर चुके हैं, तो यहाँ क्या इस्तेमाल करना है, क्या ख्याल है। हैज बिन इस्तेमाल हो नहीं गया हमारा, हैज बिन भी और हैव बिन भी, क्या कहते हैं। तो चूंकि पिछले टेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बिन, हैज को हैज बिन में चेंज कर दिया, हैव को हैव बिन में चेंज कर दिया, लिहाजा अब अगर यहां पर तो इट हैज बिन रेनिंग, हैज बिन आ रहा है, तो हमने इस हैज बिन को किसमें चेंज करना है, लिहाजा इसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, इस टेंस का पैसिव नहीं बन पाता है। लिहाजा आज हमारा कंप्लीट हो गया क्या, प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम लोग पास्ट को पकड़ेंगे। यहां तक किसी को कोई चीज समझ नहीं लगी और गलती से लग गई है तो भी बता दो। हाँ जी, क्या सोचते हाल है, कोई चीज पूछने वाली हो तो पूछ जी सकते सर। हैं। जी, नो सर। क्या आगे ओके चलेंगे। फ्लो है सर। तो चलेंगे। अच्छा, अच्छा एक काम करते हैं अभी ना हम, आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ सेल्फ स्टडी का एक पहले वाला जो ना चैप्टर से शेयर किया है, तो उसको अपने साथ साथ तैयार करते जाना है यार। अभी बर्डन हमारे पास ऑलरेडी, हम लोग 2 माह में तो पहले ही ओवर बर्डन थे, लेकिन अभी बर्डन जो ना टाइम की वजह से हमारा बढ़ गया है। तो जो अदर एक्टिविटीज हैं वो आप फिर कर्टेल करें, थोड़ा सा उनको खत्म करें या फॉर द टाइम बीइंग पोस्टपोन करें, और कोशिश करें ज्यादा टाइम इस पे दें। वैसे तो इसके लिए ना जो 8 जमा 8 जमा 8 वाला फॉर्मूला बेहतरीन होता है। कोई भी एग्जाम तैयार करना है, भले वो यूनिवर्सिटी का हो या ये वाला हो आपका कंपेटिटिव एग्जाम हो, तो 8 जमा 8 जमा 8 वाला फॉर्मूला बेहतरीन होता है। लेकिन चूंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, लिहाजा हमें चेंज करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा आप में से किसी ने भी पूछा कि 8 जमा 8 जमा 8 क्या होता है, किसी ने भी नहीं पूछा, शायद आपको पता होगा फिर सर इसलिए। जहन में आ रहा था, मैंने कहा सर कुछ बताएंगे। यार देखिए, आप पूछते ही नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब बहुत मतलब सुमुम बुकमुम वाली बात है कि बस बैठ जाती हैं कि जो बता दिया बस उतना काफी है। देखो, 8 जमा 8 जमा 8 का मतलब होता है कि आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, टोटल 24 घंटे हैं। तो 8 जमा 8 जमा 8 कितने बन गए, 36 घंटे बन गए, ऐसा ही है ना। इस पे भी हाँ ना नहीं बोल नो रहे यार, सर, 24 ही जो बने थे खुदा सर। का खौफ करो, कुछ बोलना करो यार। 24 घंटे हैं, आप आठ ठीक है। घंटे इसमें नींद करेंगे। ठीक है, 8 घंटे आप अदर एक्टिविटीज, खाना खेलना जागना भागना घर के छोटे मोटे काम, और 8 घंटे आप स्टडी करेंगे। ठीक है, ये एक अच्छा शेड्यूल है और ठीक शेड्यूल है ये वाला। 8 नींद आपने लाजमी पूरी करनी है क्योंकि उसके बगैर सारा दिन नहीं काम कर पाएंगे। 8 घंटे आप खेलना खाना नमाज वॉशरूम नहाना सारा कुछ में शामिल करना आपने, और अगले 8 घंटे आपने पढ़ना है। ये एक बेहतरीन स्केड्यूल है।
इसमें आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होती और आप पढ़ते भी अच्छा तक आगे पढ़ लेते हैं। लेकिन अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम इसको 8 से 10 करना पड़ेगा आपको, टाइम शॉर्ट है। बाकी ये है कि इसमें आप नींद लाजमी पूरी करनी है, अदरवाइज जो आप करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ अगर तो आप छोटी मोटी हेल्दी एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक्सरसाइज है, रनिंग है छोटी मोटी, तो आपने जारी रखनी है। और वीक में एक आध कोई मूवी शूवी भी आपने ऐड कर लेनी, ताकि दिमाग भी थोड़ा फ्रेश रहे। ठीक है। अब उस फिजिकल हेल्दी एक्टिविटी से क्या होगा, जिसम थका होगा, नींद ज्यादा अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो आपको इस टाइम पे ज्यादा नींद फील नहीं होगी। ठीक है। अगर आपको हेल्दी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको बंद नहीं करना कि मेरे पेपर आ गए हैं तो बस अब मैं नहीं कर रहा। बेसिकली इन 8 घंटों में एक्टिव रहने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये एक अच्छा फॉर्मूला है। अच्छा जी, अभी हम आज को थोड़ा खींचते हैं इसको। सर हम तो 6-12 वाला रूटीन फॉलो करते हैं। कौन सा? 6-12। वो क्या मतलब, वो कौन सा रूटीन है, मैंने नहीं सुना, थोड़ा बताओ। सर 18 घंटे की रूटीन है। ओ नहीं आपने नहीं। जरा है ना। हाँ हाँ। जी जी। दोबारा दोबारा बताएं, आवाज समझ नहीं आई। सर ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ ये भी होगा। बहरहाल टाइम निकालना पड़ेगा यार, और टाइम निकालने बगैर गुजारा नहीं है। आज बस ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये ना सिर्फ पेपर में आती हैं बल्कि इसके अलावा हमें इनका पता होना चाहिए। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, इनका पता होना चाहिए आपको। तो बस ये स्टार्ट करते हैं यार। यहाँ तक हम वोल्केनोस कवर कर चुके हैं। आज वेव, टाइड्स और करंट्स। वेव्स क्या होती है? वेव्स हमेशा, जाहिर सी बात है, नाम से जाहिर है कि ये पानी में बनती हैं। वेव्स हमेशा पानी में बनेगी, जिसको मौज भी कहते हैं हम। होता क्या है कि पानी, अगर ये वाला पानी है आपका, ठीक है, तो समंदर, दरिया जहां भी है, तो हवा उसके ऊपर जोर लगाती है। तो उस हवा के जोर की वजह से पानी मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। द विंड causes waves on the surface of the oceans and on lakes. The wind transfers some of its energy to water through friction between the air molecules and the water molecules। ठीक है। और हवा ज्यादा होगी तो वेव ज्यादा स्ट्रॉन्ग पे प्रोड्यूस होगी, कम होगी तो कम होगी। ठीक है। इसके बाद आगे सुनामी को देख लेते हैं। सुनामी क्या होता है, कहता है ये बेसिकली क्या होता है कि टाइडल वेव्स होती हैं। कब बनती हैं? रिजल्ट व्हेन अंडर वाटर अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शन डिसरप्ट द वाटर सरफेस। कि जनाब जेरे जमीन जो लावा फटते हैं तो उससे क्या होता है कि पानी डिस्टर्ब होता है, और उससे वो वेव जनरेट होती हैं, और उनकी जो हाइट है वो बहुत बढ़ जाती है उस वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, या उस अर्थक्वेक की वजह से कि जलजला आ गया या लावा फूट पड़ा। तो जरा जेरे जो कह लें कि जेरे आप, या तो क्या बोलते हैं, सदा समंदर के नीचे भी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे वोल्केनोज हैं, बल्कि वो तो अर्थ से ज्यादा नजदीक हैं। कैसे? कि नॉर्मल अर्थ तो ये वाली है, ठीक है, लेकिन पानी में क्या होता है कि पानी जहरा गहरा होता है, ये सारा पानी है, तो यहाँ से इरप्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वन। तो इसलिए जो जेरे जो ना समंदर जो है ना, वो इरप्शंस होती हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, अर्थक्वेक होता है, उससे सुनामी आती है, तो उससे पानी में ताश आता है। तो उस एक्टिविटी की वजह से उस वेव्स का साइज बहुत बढ़ जाता है, इससे नुकसान होता है। अब टाइड्स क्या हैं? कहता है टाइड्स और वेव्स में क्या फर्क है। टाइड्स कब बनती हैं कि ये बेसिकली वेव्स बनती हैं विंड के इफेक्ट की वजह से, और टाइड्स बनती हैं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अब ये ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, आपको बताए मुझे, फिर मैं आगे शुरू करता हूँ। सर जी। वही मून की ग्रेविटेशनल एक्टिविटी की वजह से जो बनते हैं। ठीक है, और कोई एक्सप्लेन करे इसको थोड़ा सा, थोड़ा सा और। जी। ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है कि वो जिसको कशिश सकल बोलते हैं, कशिश सकल की कुव्वत को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल। अब ये जो है वो सूरज का भी ग्रेविटेशनल पुल हो सकता है, वो मून का भी हो सकता है, वो अर्थ का भी हो सकता है, बिकॉज हर जो बॉडी है वो अपनी तरफ खींचती है चीजों को।
तो अब होता क्या है कि ग्रेविटेशनल पुल में टाइड्स कब बनती है, पहले इसको देखते हैं। टाइड्स और द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज या बॉडीज ऑफ वाटर, के बड़े बड़े जो समुद्रों के अंदर पानी क्या करता है कि खास टाइम पे आके उसकी लहरें उठती हैं। दो तरह की होती हैं, छोटी लहरें और बड़ी लहरें, इनको क्या क्या बोलते हैं आगे जाके बताता हूँ। अब होता क्या है कि मैं डायग्राम बना के, ये हमने मेरे ख्याल उसमें ग्रेविटेशनल पुल वाले में पढ़ा था कि नहीं, नीप टाइड्स और स्प्रिंग टाइड्स का पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नो सर। नहीं पता, ओके। ये अर्थ है हमारी, ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर जैसे पता पानी भी है ये। अब क्या होगा, या तो मून कभी यहाँ पे होगा, जैसे पता मून यहाँ रिवॉल्व कर रहा है इसके ऊपर, और फॉर एग्जाम्पल की सन यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल सन यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल। और ठीक है, अब होगा क्या कि चूंकि सूरज हमारा करीब है, सॉरी मून हमारा अर्थ से करीब है, यहाँ डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू सन। सन, मून और अर्थ जब एक ही लाइन में होंगे तो क्या होगा कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल प्लस सन का ग्रेविटेशनल पुल दोनों प्लस हो जाएंगे, तो इनकी कशिश बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो समंदर का पानी है वो ज्यादा ऊंचा उठता है, बड़ी टाइड्स बनती हैं, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। ठीक है, इनको बोल देंगे स्प्रिंग टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स। जब मून सन और अर्थ अलाइन होंगे, मतलब दिस प्लस दिस ज्यादा पुल होगा। और अगर मून घूम के यहाँ पे आ जाए, मतलब मून यहाँ पे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि घूम के यहाँ पे आ जाए इस जगह पे, मैं यहाँ मून बनाऊंगा। अब मून अब भी खींच रहा है किसको, जो पानी यहाँ पर मौजूद है, इस जगह पर जो पानी मौजूद है, मून उसको खींच रहा है जो अपनी साइड वाला। सन है वो अपनी तरफ वाले को खींच रहा है। अब पहले क्या था कि पहले दोनों की कशिश जमा हो रही थी, ठीक है, 1+1 11 बन रहे थे, 2 नहीं बन रहे थे। अब क्या है, ये पानी को अपनी तरफ खींचता है, ये इसको अपनी तरफ खींचता है। तो इस वजह से उस तरह की टाइड्स बड़ी बड़ी नहीं क्रिएट होती, बल्कि छोटी टाइड्स क्रिएट होती है। तो इनको बोलते हैं नीप टाइड्स, NEAP, नीप टाइड्स। बात सब कॉन्सेप्ट समझ आ गया? आगे चले। स्प्रिंग टाइड्स, नीप टाइड्स क्लियर हो गया? यार आप लोगों में बड़ा मसला है कि इन्होंने बोलते नहीं। जी सर, जी सर। शुक्र है कोई तो बोला। अच्छा जी, ठीक हो गया, आगे चलते हैं, ये आपने पढ़ लेना है। अच्छा, इसके बाद आगे जो मैंने हाईलाइट किए ये लाजमी करनी है, ठीक है, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स की। और कहता है कि हर दिन में 2 हाई टाइड्स होती हैं, 2 लो टाइड्स होती हैं, मतलब 2 स्प्रिंग टाइड्स होती हैं, 2 नीप टाइड्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद करंट्स क्या होते हैं? करंट्स किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट नहीं है ये। समंदर का पानी क्या करता है कि वो रोटेशन में रहता है, घूमता है। गर्म पानी ठंडे में मिक्स होता है, ठंडा फिर दोबारा गर्म में मिक्स होता है, तो इस तरह ये फ्लो चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं ओशियानिक करंट्स या सिंपल करंट्स कह सकते हैं। मूवमेंट ऑफ ओशियानिक वाटर लाइक अ गशिंग स्ट्रीम। गशिंग स्ट्रीम होता है तेजी से निकलने वाला जो पानी, जो तेज से धार के साथ निकल रहा होता है, उसको गशिंग स्ट्रीम बोलते हैं। तो कहता है कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड करंट। अब एक मिनट, मैं यहाँ एक चीज और ऐड करता हूँ, आसानी समझ आ जाएगी हमें। डायग्राम्स कहाँ गई, मैप की, एक नजर मैप की है। अब होता क्या है, होता कुछ इस तरह से है कि ये दुनिया है आपके पास, ये सारा ब्लू आप जो है ये सारा वाटर है, बाकी सारा लैंड एरिया है। अब इसमें हम देखते हैं यार कि एक मिनट, इसमें ये आपका, अगर आपका इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर है, ये वाला फॉर एग्जाम्पल, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि यार इसमें जो है पानी क्या करता है, इसके साथ साथ यहां से आएगा, ये सारा इक्वेटर है, इक्वेटर गर्म पानी है, ये सारा ठंडा इलाका है, मतलब यहाँ ठंडा पानी मौजूद होगा, बर्फ का ये ऊपर बर्फ है, यहाँ भी ठंड है,
यहाँ गर्मी है इस एरिया में, ठीक है, यहाँ गर्म पानी होगा। अब होता क्या है कि हवा के असर से, जो हमने विंड्स की बात की है, हवा के असर से पानी यहाँ से इस तरफ को, अब हवाएं यहाँ से इस तरफ को चलती हैं इस एरिया में ना, तो पानी क्या करता है, गर्म पानी यहाँ से घूमता है, घूमते यहाँ पे, अब यहाँ तक तो गर्म है, यहाँ से हल्का मतलब ठंडा होना शुरू हो गया, यहाँ जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, यहाँ से जाएगा ठंडा, मतलब अपनी गर्मी यहाँ ट्रांसफर करेगा, मिक्सअप होगा, वापिस आएगा हवा, फिर अल्लाह पाक का निजाम है, यहाँ से घूम के यहाँ से हवाएं इस तरफ को, इसको बोलते हैं कॉरियोलिस इफेक्ट, ठीक है, कॉरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो इससे क्या होगा, कॉरियोलिस इफेक्ट से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ये इधर को टर्न ले लेगा, यहाँ से घूम के यहाँ से, फिर मैंने बताया हवाएं इधर को चल रही हैं, तो कॉरियोलिस फोर्स की वजह से वो क्या करेगा, वंस अगेन चक्कर इधर को ले लेगा, ये सारा ठंडा पानी क्या होगा, वापस आएगा, गर्म पानी में शामिल होगा, ठंडा पानी गर्म में शामिल, गर्म ठंडे में, ठंडा गर्म में, गर्म ठंडे में। तो ये जो है पानी की मूवमेंट है, इसको ओशियानिक करंट बोलते हैं, और इधर भी यही होता है, ये इस तरह चलता है, इसके भी करंट्स ऐसे ही मूव करते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये ओशियानिक करंट्स कहलाते हैं। तो यहां तक किसी भी बंदे को समझ ना लगी हो तो वो पूछ सकता है। फिर वापस चलते हैं, मैं रिमूव करता हूँ। हाँ जी, यार मैंने जुर्माना रखा है, ये माने आपके, पर आप लोग बोलते नहीं हो, हाँ ना, हमें जवाब तो दे कम से कम, आप बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आई है या नहीं आई। अदरवाइज यकीन माने मेरे पास कोई आला नहीं है कि मैं बता सकूं कि हाँ जी समझ आ गई कि नहीं। जी सर क्लियर है। अच्छा, ये हो गया करंट। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं, ठीक है। कहते हैं जी, मूवमेंट ऑफ ओशियनिक वाटर लाइक अ गशिंग स्ट्रीम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज ओशियनिक करंट। अब होता गया, ओशियनिक करंट इज अ कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर generated by force acting upon this mean flow such as breaking waves, winds, Coriolis इफेक्ट जिसकी मैंने अभी बात की है, टेम्परेचर, सैलिनिटी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि पानी मूव करता है। गल्फ स्ट्रीम है, इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स शामिल है, मतलब एरिया वाइज नाम दिए हुए, बस इतना याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम भी होती है इसमें, हवाबियन आइलैंड, बस इतना काफी है कि आप करंट्स तैयार करें, करंट्स क्या है इतना पता होना चाहिए, क्या एमसीक्यूज आ जाए तो आप ब्लैंक नहीं बैठना आपने। अच्छा, साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स क्या है, बेसिकली होता क्या है कि बाज जगहों पे, मैं इस डायग्राम में समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की, ठीक है, कि जी इस एरिया में गर्मी होगी, गर्मी से हब्स क्रिएट हुआ, टेम्परेचर नीचे, और एटमॉस्फेयर, इसका जो प्रेशर है वो लो हो गया, इस एरिया में लो होगा टेम्परेचर, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा, तो क्या होगा, जहां पे टेम्परेचर नॉर्मल, एटमॉस्फेरिक नॉर्मल है, वहां से हवाएं इस एरिया को चलना शुरू हो जाएंगी, मतलब वहां से इस तरफ को हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। अब पैटर्न क्या बनेगा, पैटर्न वही बनेगा जिसमें नजर आ रहा है, मतलब कि यहां से ये सेंटर लो बोलते, साइक्लोन को याद रखिएगा, साइक्लोन का मतलब है साइक्लोन, इसको आपने याद रखना है, सेंटर लो, सेंटर लो, बस ये आपने भूलना नहीं है। साइक्लोन का मतलब सेंटर लो, इसका मतलब ये होगा कि साइक्लोन में जो सेंटर है वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका लो होगा, जैसे यहां लो है तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर लो होगा, जब लो होगा तो इस पैटर्न में हवाएं इस तरफ को मूव होना शुरू हो जाएंगी, ये मतलब ये डायरेक्शन कौन सी बन रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बताएगा मुझे कोई। हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज सर। शाबाश, क्लॉकवाइज घड़ी बार होती है, और ये एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके साइक्लोन्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, याद रखना है कि साइक्लोन्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक हो गया। अब जिस एरिया में प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, वहां पे क्या होगा कि हाई से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो की तरफ हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। अब हमने कहा था साइक्लोन क्या है, सेंटर लो, तो एंटी साइक्लोन क्या है, सेंटर हाई, बस एक याद करें दूसरा खुद याद हो जाएगा। तो यहां से हवाएं इस फ्लो में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर को जाना शुरू हो जाएंगी, तो ये आपका साइक्लोन है, ये आपका एंटी साइक्लोन है। बात समझ आ गई यहां तक, आगे यस चलते सर। आगे चलते सर शाबाश। अच्छा जी, ठीक है, तो ये तो हो गया साइक्लोन, इसको आपने पढ़ लेना है। कहता है साइक्लोन इज अ स्टॉर्म और सिस्टम ऑफ विंड्स दैट रोटेट्स अराउंड अ सेंटर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बस। एंड और इसमें क्या है
इसमें है जी आपका कि एन एंटी साइक्लोन is a system of winds that rotates around the center of high atmospheric pressure. ठीक हो गया, इसको आपने पढ़ लेना है। और कहते हैं साइक्लोन से क्या होता है, कॉमनली नोन एज लो, जनरली आर इंडिकेटर ऑफ रेन क्लाउड एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बैड वेदर। आपको पता ही है जिस एरिया में जब गर्मी बहुत होती है हम कहते हैं यार किस तरफ से बादल आने वाले हैं, जब बादल आएंगे हवाएं भी चलेंगी, बादल भी होगा, बारिश भी होगी, मतलब मौसम पर आलूद हो जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं ह्यूरिकेन्स और टाइफॉन्स क्या होते हैं। टाइफॉन्स या ह्यूरिकेन्स क्या होते हैं, अब इस डायग्राम पे से कोई लेना देना नहीं है, आगे आगे इस्तेमाल होगी। ह्यूरिकेन्स क्या होता है, समंदर में हमने बात की ना साइक्लोन्स की। अभी मैं डायग्राम में दिखा भी देता हूँ साइक्लोन्स किस शक्ल के होते हैं। ये साइक्लोन्स है, ठीक है, नजर आ रहे हैं, ये समुद्री पानी है, उसमें ये गोल गोल घूम रहे हैं। अगर इमेजेस में आ जाऊं तो ये यहाँ पर बात समझ आ गई, ये वाली डायग्राम नजर आ रही है सबको। जी सर। Yes, sir. ओके, ये साइक्लोन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि जी देखिए इनके है ह्यूरिकेन्स ही है बेसिकली। ह्यूरिकेन्स को ही बाज जगहों पे टाइफोन बोलते हैं, बाज जगहों पे इनको विली विलेज बोलते हैं, बाज जगहों पे इनका कुछ और नाम है। तो एरिया वाइज नाम चेंज हो रहे हैं, ह्यूरिकेन्स ही हैं। अब ह्यूरिकेन्स होते क्या है, कहता है कि साइक्लोन्स क्या करते हैं, साइक्लोन्स दैट फॉर्म ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशंस आर कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये ठीक हो गया, ट्रॉपिकल मतलब जो ट्रॉपिक का एरिया है वो जो आपका इक्वेटर के आसपास के साथ ट्रॉपिकल जोन है, गर्म एरिया है, ठीक है। तो कहते हैं इन साइक्लोन से क्या होता है, यूजुअली मूव टुवर्ड्स द वेस्ट विद फ्लो ऑफ ट्रेड विंड्स। ये जो हवाएं चलती हैं, मैंने बताया था कि इस साइड पे मैप के ये हवाएं इस तरफ को चल रही थी और उस तरफ से इसको चल रही थी, इनको ट्रेड विंड्स भी बोलती हैं, ठीक है। इनका ये नाम भी है ट्रेड विंड्स। और इस इफेक्ट को पानी के यहां से जाके घूम के फिर वापस आने को कोरियोलिस इफेक्ट का नाम दिया जाता है। इट इज इट हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स। ये हमारी तजारत नहीं करती कि इनको ट्रेड विंड्स बोला जाए, लेकिन जस्ट नाम रखा गया है, ठीक है, ट्रेड विंड्स हैं ये। अच्छा जी, तो कहता है कि अब ह्यूरिकेन्स होते क्या हैं, कहता है कि अ ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट ड्रास्टिकली इंक्रीजेस इन इंटेंसिटी इज नोन एज ह्यूरिकेन। बस ये काफी है, ठीक हो गया। ह्यूरिकेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपने ये पढ़ लेना है कि इसकी स्पीड क्या होती है, क्या होता है, ये सारी कहानी आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। कहते हैं कि नॉर्दर्न जो अटलांटिक ओशंस हैं, कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको और इन एरियाज में इनको ह्यूरिकेन्स बोलते हैं। जबकि बाद में स्टॉर्म्स बोलते हैं, स्टॉर्म्स दैट हैपन ओवर द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, इनको टाइफोन्स वहां पर बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलियन साइड पे इसको विली विलीज भी बोलते हैं, ठीक है ह्यूरिकेन्स ही हैं, जस्ट एरिया वाइज इनके नाम अलग अलग रखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद है टॉर्नेडोज। टॉर्नेडोज क्या होता है, मूवीज बहुत बनी हुई टॉर्नेडोज के ऊपर, आपने देखी कभी मूवी कोई टॉर्नेडो के ऊपर? Yes, sir. अमेरिकन साइड पे टॉर्नेडोज बहुत ज्यादा आती है, इतने इतने बड़े और स्ट्रांग होते हैं कि घर तक उखाड़ देती हैं, गाड़ियां उठा उठा के बड़े परे फेंक रही होती हैं। ये टॉर्नेडोज है, देखी भी ना मूवी इस तरह की आप लोगों ने, ये वाले ये टॉर्नेडोज हैं। ये बेसिकली हवा का घिन चक्कर ऐसा था लफ्जों में कि हवा गोल गोल घूमती है इसमें, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं हम लोग इस पे। सर ये साइक्लोन और स्ट्रोम में क्या फर्क है? साइक्लोन पानी के में आता है, पानी गोल गोल घूमता है। टॉर्नेडो में क्या होगा, हवा गोल गोल घूमेगी, ये खुश्की पे पाए जाएंगे। और सर स्ट्रोम भी तो स्टॉर्म पानी में। स्टॉर्म 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 पानी में भी आ सकता है, स्टॉर्म खुश्की पे भी तूफान को बोलते हैं, तूफान पानी में भी आ सकता है। हवा का तूफान खुश्की पे आ सकता है। एक मिनट ठहरे, एक मिनट, अभी अभी कर देते हैं, अब कंफ्यूजन हो जाएगी।
वीडियो नजर आ रही है आपको? ये तो ये तो कुछ और ही आ गया, एक मिनट और मुझे। वीडियो नजर आ रही है आपको? यस सर। ये ये आपके टॉर्नेडोज हैं। ठीक हो गया? तो ये आपके टॉर्नेडोज हैं। अच्छा जी वापस आते हैं हम लोग दोबारा। tornado is a violent rotating column of air extending from a thunderstorm टू द ग्राउंड। इस वे में गोल 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 घूमता हुआ नजर आता है और कई मतलब मीटर, मतलब सैकड़ों मीटर तक ऊपर तक जाती हैं ये। और ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि दरख्तों को, गाड़ियों को, समटाइम घरों को तक को उखाड़ के फेंक देती हैं। बस इसको बाकी आपने पढ़ लेना है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं, क्लाइमेट और वेदर। क्लाइमेट और वेदर का क्या डिफरेंस था? लास्ट टाइम भी हमने बात की है, जल्दी से बताएं, जल्दी से, टाइम थोड़ा है। सर क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए जी होता है, बिल्कुल, तो वेदर शॉर्ट बिल्कुल ऐसे ही है, शॉर्ट सीजन कह लें। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, टेकन ओवर 30 ईयर्स टाइम पीरियड है किसी रीजन के अंदर, तो उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे। वेदर क्या होता है? वेदर डेली बेसिस पे भी चेंज हो सकता है, हफ्ते में भी चेंज हो सकता है, सुबह का वेदर कुछ और है, शाम का वेदर कुछ और है। तो बस आगे चलते हैं। अच्छा, अभी मैं जस्ट रिकनेक्ट करके फिर कनेक्ट करता हूँ, सब लोग वापस आए। अगले हमने अगला लेक्चर पूरा पढ़ना है, कोशिश करेंगे ये तो खत्म करके थोड़ा इस्लामिक कर लें। ठीक है, जल्दी से जस्ट कनेक्ट और रिकनेक्ट, वापस आए सब लोग।